Hello students, वेलकम। मैं डॉक्टर उषा पिल्ले, एसोसिएट प्रोफेसर SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स TGE, यानी कि स्थानांतरणशील आनुवंशिक तत्व। BSc थर्ड ईयर का पेपर थर्ड का टॉपिक। स्थानांतरणशील आनुवंशिक तत्व जो होते हैं वह DNA के ऐसे खंड होते हैं जो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में, एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में, एक ही गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या प्रोकैरियोट्स में जैसे बैक्टीरिया वगैरह में गुणसूत्र से प्लाज्मिड में, प्लाज्मिड से गुणसूत्र में गति कर सकते हैं, स्थलांतरित हो सकते हैं। ऐसे DNA खंडों को स्थलांतरणशील आनुवंशिक तत्व कहते हैं। स्थलांतरणशील आनुवंशिक तत्व की खोज सबसे पहले 1950 में 1950 में बारबरा मैकक्लिंटॉक ने मक्की में खोज करी थी और उन्होंने इसका नाम कंट्रोलिंग एलिमेंट्स दिया। उन्होंने भुट्टे के रंग में भिन्नता पाई, अलग अलग तरीके के भुट्टे के रंग, और इस आधार पर, उनकी खोज के आधार पर उनको 1983 में 1983 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो बारबरा मैकक्लिंटॉक को मक्के में इन स्थलांतरणशील आनुवंशिक तत्व की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने इन तत्वों को नियंत्रक तत्व नाम दिया, कंट्रोलिंग एलिमेंट्स, क्योंकि इनके द्वारा मक्के के दानों के रंग कंट्रोल होते थे, नियंत्रित होते थे, इसीलिए इन्हें नियंत्रक तत्व नाम दिया गया। TGE या ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स छोटे DNA के खंड होते हैं जो क्रोमोसोम में, गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं। एक ही क्रोमोसोम में, एक ही गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, या एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में गति कर सकते हैं। इन्हें जंपिंग जीन्स भी कहते हैं और इनकी वजह से इवोल्यूशन भी हुआ है। ऐसा माना जाता है कुछ हद तक इवोल्यूशन के लिए ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स भी जिम्मेदार हैं। दो तरीके के TGE ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स या स्थलांतरणशील आनुवंशिक तत्व होते हैं। ये दो प्रकार के तत्व हैं, IS एलिमेंट्स, इंसर्शन सीक्वेंस IS एलिमेंट्स या निवेशन अनुक्रम, और दूसरे होते हैं ट्रांसपोजोन्स। इंसर्शन सीक्वेंस या निवेशन अनुक्रम जो होते हैं DNA के छोटे खंड होते हैं और इनमें क्षमता होती है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सके। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने को बोलते हैं ट्रांसपोज होना। और क्योंकि ये क्रोमोसोम में कहीं पे भी जाके जुड़ जाते हैं, जीन्स में कहीं पे भी जाके जुड़ जाते हैं, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये अवैध पुनर्योजन के लिए भी जिम्मेदार हैं, इलेजिटिमेट रिकॉम्बिनेशन के लिए भी जिम्मेदार हैं। यानी कि जहाँ दो गुणसूत्रों में समजात गुणसूत्र नहीं होते, असमजात गुणसूत्रों के मध्य भी पुनर्योजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। इनके किनारों पर 9 से 40 क्षार क्रम बेस पेयर, BP मतलब बेस पेयर यानी कि क्षार युग्म, इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स के रूप में पाए जाते हैं। इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स मतलब प्रतिलोम अंतस्थ आवृत्तियाँ। इनमें और कोई जीन नहीं होता, केवल स्थलांतरण के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होता है, वह एंजाइम है ट्रांसपोजेज।
जो ट्रांसपोज़ करने के लिए, जो स्थलांतरण के लिए जो ज़िम्मेदार हैं, उनके जीन होते हैं। उसके अलावा और कोई जीन को वह कोडित नहीं करता। ये क्रोमोसोम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ गति करते हैं, नए स्थान पर टारगेट स्थल पर, लक्ष्य स्थल पर जाकर 4 से 13 क्षार युग्म का टारगेट स्थल द्विगुणन करते हैं, जिसे टारगेट साइट डुप्लीकेशन TSD, टारगेट स्थल डुप्लीकेशन करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत इनकी ये है कि यह निवेशन अनुक्रम कहीं पे भी जाकर किसी भी क्रोमोसोम में किसी भी जीन में जाकर जब जुड़ते हैं तो उसे अक्रिय कर देते हैं, उसके फंक्शन को नष्ट कर देते हैं, अक्रिय कर देते हैं, और इस तरह से यह उत्परिवर्तन म्यूटेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये एक निवेशन अनुक्रम का चित्र है। जैसे आपको बताया कि इसमें केवल एक ही जीन होता है, ये बीच वाला, ये ऊपर का सूत्र है, ये नीचे का सूत्र है। इसमें ये वाला जो बीच का हिस्सा है, ये केवल एक एंजाइम, ट्रांसपोजेज एंजाइम को कोडित करता है। इसके दोनों सिरों पर, ये सिरा और ये दूसरा सिरा, दोनों सिरों पर इन्वर्टेड रिपीट्स, प्रतिलोम आवृत्तियाँ पाई जाती हैं। यानी कि आप इसको यहाँ से पढ़िए ATCCGT और यहाँ से पढ़िए, दोनों एक समान, लेकिन इनका ओरिएंटेशन उल्टा होता है, इधर से और इधर से, एक दिशा में नहीं होता है, व्युत्क्रमी प्रतिलोमी आवृत्तियाँ होती हैं ये। तो ये एक इंसर्शन सीक्वेंस है। ऐसे ही इंसर्शन सीक्वेंस कई प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे इंसर्शन सीक्वेंस दिए हुए, उनके टारगेट स्थल पे कितने हैं, कौन से वो रिपीट्स पाए जाते हैं, डुप्लीकेशन जो होते हैं, उनके किनारों पर पाए जाने वाले इन्वर्टेड रिपीट्स और उनकी लंबाई कितनी है। इंसर्शन सीक्वेंसेस जहाँ जाके जुड़ते हैं, उनके मूवमेंट को, उनकी गति को ट्रांसपोजिशन कहते हैं, मूवमेंट को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ये एक इंसर्शन सीक्वेंस है, ये एक निवेशन अनुक्रम है, और ये एक क्रोमोसोम है, और ये इसका टारगेट स्थल, लक्ष्य स्थल है। इस लक्ष्य स्थल पे इसके ये बीच वाले हिस्से से बनने वाला एंजाइम ट्रांसपोजेज, जहाँ पे ये ट्रांसपोजोन जुड़ा होता है, जहाँ ये इंसर्शन सीक्वेंस जुड़ा होता है, ये ट्रांसपोजेज एंजाइम इसके दोनों किनारों की पहचान करता है, इसको किनारों से काटता है। दूसरा, लक्ष्य स्थल को भी किनारों से काटता है, ये दोनों किनारे से काटेगा, ऊपर से और नीचे से, और फिर ये इंसर्शन सीक्वेंस, निवेशन अनुक्रम यहाँ जाके जुड़ जाता है इस तरीके से। ये जहाँ जो कट लगा, इस क्रोमोसोम में जो कट लगा, इसकी वजह से यहाँ और यहाँ ये क्षारक्रम खाली हो जाते हैं। इसको भरने से ये इसको भर दिया, नया डीएनए बना। इससे क्या हो गया, इस लक्ष्य स्थल पर अगर हम क्षारक्रमों को पढ़ें तो ये देखिए TCGAT, और यहाँ पे भी TCGAT, इसे बोलते हैं लक्ष्य स्थल द्विगुणन, टारगेट साइट डुप्लीकेशन। तो जहाँ कहीं पे भी निवेशन अनुक्रम जाके जुड़ते हैं लक्ष्य स्थल पर, टारगेट साइट डुप्लीकेशन करते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह गति कर सकते हैं। दूसरे प्रकार का जो है वह है ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट, वह है ट्रांसपोजोन्स। ये उनसे निवेशन अनुक्रम से अधिक जटिल होते हैं और दो प्रकार के होते हैं। पहला, कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स। ये जो कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स होते हैं, इनके
दोनों सिरों पर IS एलिमेंट्स पाए जाते हैं, निवेशन अनुक्रम पाए जाते हैं, और बीच में सेंटर में इनमें जीन पाया जाता है जो कि एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक प्रतिरोधकता का जीन होता है, वह बीच में पाया जाता है। इसके किनारों पर पाए जाने वाले दोनों IS एलिमेंट्स एक जैसे हो सकते हैं, समान प्रकार के हो सकते हैं, एक ही दिशा में हो सकते हैं, डायरेक्ट हो सकते हैं, या जैसे ये IS एलिमेंट इस दिशा में है तो दूसरा भी इसी दिशा में होगा। दोनों किनारों पर उपस्थित इनिवेशन अनुक्रम एक ही दिशा में पढ़ने पर एक ही दिशा में होते हैं तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट। और अगर ये जो निवेशन अनुक्रम है यह इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, जैसे इस उल्टे हाथ वाला IS एलिमेंट इस दिशा में और सीधे वाला हाथ वाला इस दिशा में, तो ये कहलाता है इन्वर्टेड प्रतिलोमी। इनमें जो स्थलांतरण के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स होते हैं, यानी कि वह जीन जिसके द्वारा स्थलांतरण के लिए आवश्यक ट्रांसपोजेज एंजाइम पाया जाता है, बनता है, वह निवेशन अनुक्रम के किनारों पर, निवेशन अनुक्रम क्योंकि किनारों पर पाए जाते हैं तो इसीलिए जो ट्रांसपोजेज एंजाइम है वह उनका संश्लेषण कहाँ होता है, किनारों पर। और इनके द्वारा टारगेट स्थल पर, लक्ष्य स्थल पर 5 से 9 क्षार युग्म का द्विगुणन होता है। जहाँ पे भी ये जाके जुड़ते हैं वहाँ पे 5 से 9 क्षार अनुक्रमों का द्विगुणन होता है, जिसे टारगेट साइट डुप्लीकेशन या TSD भी कहते हैं। कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स के दो एग्जाम्पल ट्रांसपोजोन 9 एंड ट्रांसपोजोन 10 है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये एक कंपोजिट ट्रांसपोजोन है। इस कंपोजिट ट्रांसपोजोन में अभी जैसे मैंने बताया बीच में जो जीन होता है वह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, यानी कि प्रतिजैविक प्रतिरोधकता का जीन बीच में पाया जाता है। इसके दोनों सिरों पर, दोनों किनारों पर इंसर्शन सीक्वेंस निवेशन अनुक्रम पाए जाते हैं, ये येलो कलर के निवेशन अनुक्रम, और ये नीले रंग का ये जो है टारगेट स्थल डुप्लीकेशन डायरेक्ट रिपीट्स, यानी कि यहाँ से पढ़ो और यहाँ से पढ़ो एक समान डायरेक्ट रिपीट्स। ये दोनों तो टारगेट सेल, ये जो है ये नीला वाला जो है ये है टारगेट स्थल द्विगुणन, लक्ष्य स्थल द्विगुणन, टारगेट साइट डुप्लीकेशन करता है। और ये जो है IS इंसर्शन सीक्वेंस निवेशन अनुक्रम, इधर भी निवेशन अनुक्रम, यानी कि ट्रांसपोजोन के दोनों सिरों पर, दोनों किनारों पर निवेशन अनुक्रम पाए जाते और बीच में प्रतिजैविक प्रतिरोधकता का जीन पाया जाता है। अभी जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल ट्रांसपोजोन 9, जो ट्रांसपोजोन 9 होता है उसमें ट्रांसपोजोन 9 में दोनों किनारों पर जो IS एलिमेंट्स पाए जाते हैं वह है IS1, इधर भी जो पाया जाता है वह है IS1। और इसकी पूरी लंबाई जो होती है ट्रांसपोजोन 9 की, जो पूरी लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई जो होती है वह 2638 क्षार क्रम बेस पेयर लंबाई होती है। और बीच में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है, प्रतिजैविक प्रतिरोधकता का जीन होता है, वह है क्लोराम्फेनिकॉल रेजिस्टेंस जीन, CAM क्लोराम्फेनिकॉल, R रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोधी जीन, यानी कि इस जीन की उपस्थिति से जिस भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा वह क्लोराम्फेनिकॉल प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस दर्शाएगा। इसी तरह से ट्रांसपोजोन 10 जो है उसमें दोनों सिरों पर IS1 की जगह IS10 पाए जाते हैं, लेकिन ट्रांसपोजोन 10 के जो IS10 दोनों सिरों पर पाए जाते हैं वो एक समान नहीं होते, इसीलिए उल्टे हाथ वाले को IS10 लेफ़्ट और सीधे हाथ वाले को IS10 राइट कहते हैं। लेकिन उसमें भी ट्रांसपोजोन 10 में भी दोनों सिरों पर जो IS एलिमेंट्स पाए जाते हैं वह एक दिशा में ना हो के प्रतिलोमी होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं।
और बीच में उनके यहाँ पे IS ट्रांसपोज़ोन 10 जो होता है, उसमें ट्रांसपोज़ोन 10 के अंदर जो यहाँ पे जीन होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होता है, वो होता है टेट्रासाइक्लिन जीन। टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधकता जीन, TET, टेट्रासाइक्लिन आर रेजिस्टेंस जीन। और यहाँ पे जो है IS10 लेफ्ट, IS10 राइट, ये है IS इंसर्शन सीक्वेंसेस के। और इसकी पूरी लंबाई 9300 क्षार युग्म बेस पेयर होती है। मतलब इस ट्रांसपोज़ोन 10 की लंबाई जो होती है 9300 बेस पेयर होती है। और ये जो है एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन पाया जाता है इसमें। दूसरा प्रकार जो होता है ट्रांसपोज़ोन का, वह है नॉन कंपोजिट ट्रांसपोज़ोन। कंपोजिट से ये इस प्रकार भिन्न होते हैं कि इसमें किनारों पर निवेशन अनुक्रम अनुपस्थित होते हैं। इनके किनारों पर निवेशन अनुक्रम अनुपस्थित होते हैं, दोनों सिरों पर एब्सेंट होते हैं। इनके किनारों पर दोनों सिरों पर इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स, प्रतिलोमी अंतस्थ रिपीट्स पाए जाते हैं, जो कि ट्रांसपोजिशन के लिए, स्थलांतरण के लिए आवश्यक होता है। स्थलांतरण के लिए आवश्यक जो एंजाइम है ट्रांसपोजेज, वो इन कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स में बीच में बनता है, सेंटर में बनता है, बीच में बनता है, जबकि कंपोजिट ट्रांसपोजोन में किनारों पर बनता है। इनका जो बीच का हिस्सा जो है, जैसे अभी हमने पढ़ा कंपोजिट ट्रांसपोजोन में बीच का हिस्सा जो है, उसके द्वारा केवल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाया जाता है उसमें बीच में। यहाँ पे एक से ज़्यादा जीन बीच में पाए जाते हैं। सेंट्रल जीन में एक से अधिक जीन पाए जाते हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज़ोन 3, उसमें बीच में 3 जीन पाए जाते हैं, ब्ला, TNPA और TNPR। ये है ट्रांसपोज़ोन 3। इसकी लंबाई जो है वह है 4957 बेस पेयर। इसके आप देखिए किनारों पर IS एलिमेंट्स एब्सेंट, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड रिपीट, ये इन्वर्टेड प्रतिलोमी रिपीट्स पाए जाते हैं दोनों सिरों पर, जिनकी लंबाई 38 क्षार युग्म 38 बेस पेयर है। ट्रांसपोज़ोन 3 के द्वारा के बीच में जो सेंटर में जो है, इनके द्वारा 3 जीन्स पाए जाते हैं, TNPA, TNPB या कई किताब में आपको TNPR भी मिलेगा, और ब्ला। TNPA द्वारा ट्रांसपोजेज एंजाइम कोडित होता है, इसके द्वारा ट्रांसपोजेज एंजाइम का निर्माण होता है। TNPB जीन द्वारा या TNPR जीन द्वारा रिजोल्वेज एंजाइम बनता है, और ब्ला जीन द्वारा बीटा लैक्टामेज एंजाइम बनता है, जो कि एम्पिसिलिन प्रतिजैविक को तोड़ता है, उसका ब्रेक डाउन करता है, उसको नष्ट करता है। तो इसका मतलब ब्ला जीन की उपस्थिति की वजह से इसमें एम्पिसिलिन प्रतिरोधकता, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है, इसीलिए इसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी कहते हैं, ब्ला जीन या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी कहते हैं। यूकैरियोट्स में ट्रांसपोज़ोन्स जो हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, यूकैरियोट्स में ट्रांसपोज़ोन्स की खोज सबसे पहले बारबरा मैक्लिंटॉक ने की 1950 में, और इन्हें नाम दिया नियंत्रक तत्व, कंट्रोलिंग एलिमेंट्स, क्योंकि इनके द्वारा मक्के के दानों का रंग नियंत्रित होता था, कंट्रोल करते थे ये, इस वजह से इन्हें नियंत्रक तत्व नाम दिया गया। बारबरा ने मैक्लिंटॉक को इस खोज के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया 1983 में। दो तरीके के यूकैरियोट्स में जो पाए जाते हैं ट्रांसपोज़ोन्स, उसमें 1 एलिमेंट सिस्टम भी होता है और 2 एलिमेंट सिस्टम भी होता है। जो बारबरा मैक्लिंटॉक ने खोज की, वो 2 एलिमेंट सिस्टम की खोज की, जिसके 2 भाग होते हैं। एक होता है ऑटोनोमस एलिमेंट, मतलब ऑटोनोमस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें स्वयं की क्षमता होती है कि वो स्थलांतरित हो सकें, ट्रांसपोजिशन कर सकें, स्वयं गति कर सकें।
क्योंकि उनके द्वारा ट्रांसपोजेज एंजाइम बनता है, क्योंकि वो ट्रांसपोजेज को कोडित करते हैं। इसके अलावा इनकी एक और खासियत ये होती है कि ये नॉन ऑटोनॉमस एलिमेंट को भी गति प्रदान करते हैं, उनको भी उनके स्थान से हटा सकते हैं। जैसे मक्के में पाया जाने वाला एसी एलिमेंट एक ऑटोनॉमस एलिमेंट है। दूसरा नॉन ऑटोनॉमस एलिमेंट, इनमें स्वयं गति करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि इनके द्वारा ट्रांसपोजेज एंजाइम नहीं बनता। अनेबल टू प्रोड्यूस ट्रांसपोजेज, इनके द्वारा ट्रांसपोजेज एंजाइम नहीं बनता, तो स्वयं गति नहीं कर सकते। लेकिन यदि उसी क्रोमोसोम में या किसी और क्रोमोसोम में अगर ऑटोनॉमस एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो इस नॉन ऑटोनॉमस एलिमेंट को गति प्रदान कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त यह है कि वह उसके साथ का ही हो, उसी की फैमिली का ही हो, तभी वो उसे गति प्रदान कर सकता है। यानी कि ये जो क्रिया है यह एक प्रकार की विशिष्ट क्रिया होती है। ये स्पेसिफिसिटी पाई जाती है इसमें कि एसी एलिमेंट जो है वह डीएस को गति प्रदान कर सकता है, कोई दूसरा ऑटोनॉमस एलिमेंट डीएस को गति नहीं प्रदान कर सकता। तो एसी हो गया ऑटोनॉमस और डीएस हो गया नॉन ऑटोनॉमस। ये प्रयोग जो है बारबरा मैकलिंटॉक का एसीडीएस एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे एसीडीएस एलिमेंट्स मक्के के दानों का रंग को प्रभावित करते हैं। ये जो है क्रोमोसोम नंबर 9 मक्के का, ठीक है। और इसमें ये जो पीला हिस्सा है ये है सी जीन, जो कि दानों की रंजकता पिगमेंटेशन को प्रभावित करता है। यानी कि दानों का रंग इसकी वजह से है, इस सी जीन की वजह से है। दाने कलर्ड होंगे। सी जीन जो है वह दानों को रंग प्रदान करता है, पिगमेंटेड करता है, जिससे कि रंगीन दाने, भुट्टे के दाने, मक्के के दाने जो है वो रंगीन होंगे सी जीन की वजह से। यदि इस सी जीन में डीएस एलिमेंट आके जुड़ जाता है, डिसोशिएटर, ये जो है डिसोशिएटर आके जुड़ने से क्या होगा, पहले आपको बताया हुआ है। ट्रांसपोजोन यदि किसी जीन में आकर जुड़ते हैं तो उसकी क्रिया को प्रभावित करते हैं, यानी कि उसे अक्रिय कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो सी जीन है, ये पीला वाला जो हिस्सा है, सी जीन में डीएस ट्रांसपोजोन आके जुड़ गया। ट्रांसपोजोन जुड़ने से ये जो सी है यह कैसा हो गया, म्यूटेशन वाला हो गया, म्यूटेंट हो गया ये जीन, इसमें म्यूटेशन हो गया। यानी कि इसके द्वारा, सी जीन के द्वारा अब रंजक नहीं बनेंगे, पिगमेंट्स नहीं बनेंगे। इससे क्या होगा, मक्के के दाने जो हैं वह रंगहीन, कलरलेस होंगे। सी जीन के द्वारा रंग बनाने वाले पिगमेंट्स जो हैं, जो रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो नहीं बनेंगे, क्योंकि डीएस आके उसमें निवेशित हो गया है। तीसरा स्टेप देखिए, यहाँ पे बारबरा मैकलिंटॉक ने पाया कि इस डीएस की को गति होती है किसके द्वारा, यदि उसी क्रोमोसोम पे या किसी और क्रोमोसोम पे एसी एलिमेंट स्थित हो। मैंने पहले बताया था एसी ऑटोनॉमस होता है और डीएस नॉन ऑटोनॉमस। एसी अपने आप गति कर सकता है लेकिन डीएस अपने आप नहीं कर सकता। तो यदि उसी क्रोमोसोम में या किसी उसी न्यूक्लियस के अंदर किसी और क्रोमोसोम में, जीनोम में कहीं और एसी एलिमेंट है, तो वह डीएस को उसके स्थान से गति प्रदान कर सकता है, उसको हटा सकता है। डीएस हट गया तो सी के ऊपर जो डीएस का प्रभाव था वह खत्म हो जाता है और इसके द्वारा पिगमेंट्स बनते हैं, इसके द्वारा रंजक बनते हैं, पिगमेंट्स बनते हैं। अब आप देखिए, रंगहीन बैकग्राउंड है और उसके ऊपर दाने दाने बने हैं, ये दाने दाने, ठीक है। ये किस वजह से बने, क्योंकि एसी ने डीएस को हटा दिया और
पिगमेंट्स का संश्लेषण शुरू हो जाता है। यदि इस सी में AC भी आके जुड़ जाए तो भी संश्लेषण रुक जाता है। तो AC इस DS को कब गति प्रदान करता है? जब दाने बनते हैं उसकी शुरुआत में करता है या दाने बनने के काफ़ी समय के बाद करता है। यदि ये दाने बनने की शुरुआती अवस्था में करता है तो दाने में बहुत सारे रंजक, बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बड़े बड़े धब्बे पाए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर दाने पूरे लगभग बनने वाले होते हैं, यानी कि लेट अवस्था में अगर DS का स्थलांतरण होता है तो ऐसी स्थिति में बहुत छोटे धब्बे बनते हैं, बहुत छोटे पिगमेंट्स बनते हैं। तो इस तरह से मक्के के दानों की रंजकता को प्रभावित करते हैं ये दोनों AC और DS। AC एक्टिवेटर, DS डिसोशिएटर नियामक तत्व हैं, ये नियंत्रक तत्व हैं। स्थलांतरण, ट्रांसपोजिशन मीन्स स्थलांतरण, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने की क्षमता, ट्रांसपोजिशन या स्थलांतरण। स्थलांतरण जो है, DNA जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है तो बोलते हैं ट्रांसपोज होना, और प्रक्रिया को ट्रांसपोजिशन कहते हैं, प्रोसेस को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो ट्रांसपोजिशन जो है, गति जो है, इन स्थलांतरणशील तत्वों की दो तरीके से हो सकती है, कंजर्वेटिव या रेप्लिकेटिव। कंजर्वेटिव या रेप्लिकेटिव का मतलब, कंजर्वेटिव को डायरेक्ट या सिंपल भी बोलते हैं और सरल या प्रत्यक्ष प्रकार का, या इसे कट एंड पेस्ट भी बोलते हैं विधि। और दूसरा होता है रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन, यानी कि प्रतिकृतिक स्थलांतरण। पहला टाइप जो है कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोजोन जो होता है जहाँ क्रोमोसोम में प्रेजेंट है वहाँ पे एक कट लगता है और वह दूसरी जगह क्रोमोसोम में, वहाँ से कट के वो दूसरी जगह DNA में जाके जुड़ जाता है, तो उसे कहते हैं कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजोन का एक जगह कट लगना और दूसरी जगह पे जाके जुड़ना, इसीलिए इसे कट एंड पेस्ट विधि भी कहते हैं। रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन में क्या है कि रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन में प्रतिकृतिक, जैसे नाम से पता चल रहा है, ट्रांसपोजोन की अपनी स्वयं की एक कॉपी बनती है। ट्रांसपोजोन अपनी स्वयं की एक प्रति बनाता है, अपनी एक कॉपी बनाता है और उसी क्रोमोसोम में या किसी दूसरे क्रोमोसोम में गति करता है और वहाँ जाके जुड़ जाता है। तो इसमें क्या हुआ, जो दाता और ग्राही DNA है दोनों में ट्रांसपोजोन उपस्थित होगा, जबकि कंजर्वेटिव प्रकार में क्या होगा, दाता में ट्रांसपोजोन एब्सेंट होगा और ग्राही में जो है ट्रांसपोजोन प्रेजेंट होगा, जो हम अभी चित्र में देखेंगे। ये पहले प्रकार का कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन। इसमें आप देखिए, ये है दाता DNA, ये है ग्राही DNA, डोनर और रिसिपिएंट। इस डोनर में यहाँ पे ये है ट्रांसपोजोन, ठीक है, ये ट्रांसपोजोन है डोनर मॉलिक्यूल में, ये डोनर DNA है, ये रिसिपिएंट DNA है, ग्राही DNA। डोनर DNA में ट्रांसपोजोन है जबकि रिसिपिएंट DNA में ट्रांसपोजोन नहीं है। इस डोनर DNA में ट्रांसपोजोन के दोनों सिरों पर कट लगता है और ट्रांसपोजोन अलग हो जाता है, और यह रिसिपिएंट या ग्राही DNA में कट लगाता है और वहाँ पे यह जाके जुड़ जाता है उसके बीच में। तो इससे क्या हुआ, जो दाता DNA है उसमें तो खाली जगह बन जाती है, और जबकि ग्राही DNA जो है उसके अंदर ये ट्रांसपोजोन जुड़ जाता है, यानी कि ग्राही DNA ट्रांसपोजोन युक्त हो जाता है और डोनर DNA जो है उसमें एक ब्रेक हो जाता है, कट आ जाता है, और जिससे यह DNA नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन के पश्चात, स्थलांतरण के पश्चात
डोनर डीएनए जो होता है, दाता डीएनए जो होता है, वह ट्रांसपोज़ोन विहीन रहता है, जिसमें ट्रांसपोज़ोन एब्सेंट होता है, और ट्रांसपोज़ोन वहाँ से डोनर से मूव करके रिसिपिएंट में आके जुड़ जाता है। दूसरा प्रकार है रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन, यानी कि प्रतिकृतिक स्थलांतरण। इसमें देखिए आप, ये डोनर डीएनए है, ये रेसिपिएंट डीएनए है। डोनर डीएनए जो है, दाता डीएनए में ये ट्रांसपोज़ोन है, जबकि ग्राही डीएनए में ट्रांसपोज़ोन एब्सेंट है, नहीं है। अब डोनर डीएनए में यहाँ पे कट लग, इसकी ये डीएनए जो है अपनी एक प्रतिकृति करता है, अपनी एक कॉपी बनाता है, और ये कॉपी जाके इस ग्राही डीएनए से जाके जुड़ जाता है। डोनर डीएनए से इसकी कॉपी बनी और उसकी एक प्रति यहाँ ग्राही डीएनए के साथ जाके जुड़ गया। तो स्थलांतरण के पश्चात जो दाता डीएनए है वह भी ट्रांसपोज़ोन युक्त है, और जो ग्राही डीएनए है वह भी ट्रांसपोज़ोन युक्त है। दोनों में ट्रांसपोज़ोन प्रेजेंट है। इस तरीके का स्थलांतरण जो होता है वह ट्रांसपोज़ोन 3 में होता है, जबकि इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था वह ट्रांसपोज़ोन 9 या 10 में पाया जाता है। इसको और एक तरीके से, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी समझाया जा सकता है। ये है दाता डीएनए, ये है ग्राही डीएनए। इसमें ये रहा ट्रांसपोज़ोन, इसमें ट्रांसपोज़ोन नहीं है। ये दाता और ग्राही डीएनए, ये दाता और ग्राही डीएनए के आमने सामने आते हैं। इनके बीच में दोनों के एक एक सिरे पे कट लगता है, और इस ट्रांसपोज़ोन की एक कॉपी यहाँ पे बन जाती है, और ये दोनों, ये जो एक मॉलिक्यूल बना इन दोनों के जुड़ने से, दाता और ग्राही के जुड़ने से जो एक बड़ा डीएनए का अणु बना, इसे कहते हैं को इंटीग्रेट। और इस को इंटीग्रेट को बनने के यहाँ पे ये जो दाता और ग्राही डीएनए जब पास पास में आते हैं, तो इसको पास में आना और इनके बीच में कट बनाना, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वह है ट्रांसपोजेज एंजाइम, जो टीएनपीए द्वारा संश्लेषित होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ट्रांसपोज़ोन 3 के द्वारा, टीएनपीए के द्वारा ट्रांसपोजेज, टीएनपीआर द्वारा रिजॉल्वेज, और ब्ला बीटा लैक्टामेज। तो टीएनपीए के द्वारा जो ट्रांसपोजेज है वो क्या करता है, इन दोनों दाता और ग्राही डीएनए को पास में लाता है, और इन दोनों के बीच में कट बनता है, जिससे एक ट्रांसपोज़ोन उसमें और एक ट्रांसपोज़ोन इसमें, इनके दोनों के जुड़ने से ये जो एक बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया, इसे कहते हैं को इंटीग्रेट। इसमें एक प्रति दाता के साथ, एक प्रति ग्राही के साथ। टीएनपीआर द्वारा रिजॉल्वेज के द्वारा बनने वाला एंजाइम जो है, अब इन दोनों को, दाता और ग्राही डीएनए को एक दूसरे से अलग करता है। ये दाता अलग हो गया, ये ग्राही अलग हो गया, लेकिन खासियत क्या है, इसमें भी ट्रांसपोज़ोन है और इसमें भी ट्रांसपोज़ोन है। वही ट्रांसपोज़ोन की प्रति इसमें भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ डीएनए की प्रतिकृति हो गई, इसीलिए इसे कहते हैं प्रतिकृतिक स्थलांतरण। ट्रांसपोज़ोन के यूजेस, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोज़ोन का इस्तेमाल वाहक के रूप में, ट्रांसफॉर्मेशन वाहक के रूप में। इसके अंदर अगर हम इच्छित जीन को जोड़ के ट्रांसफ़र करना चाहें, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उत्परिवर्तन के लिए, ट्रांसपोज़ोन एज म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस मतलब जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, जो उत्परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें म्यूटाजेंस कहते हैं, उत्परिवर्ती। तो ट्रांसपोज़ोन जहाँ पे भी जाके जुड़ते हैं, जिस भी जीन में जाके जुड़ते हैं, उसकी क्रिया को प्रभावित करते हैं, उसे अक्रिय कर देते हैं, इस तरह से म्यूटेशंस करते हैं। तो इनको म्यूटाजेंस की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया की इवोल्यूशन में भी ये सहायक होते हैं। ट्रांसपोज़ोन जो है बैक्टीरिया की इवोल्यूशन में भी सहायक होते हैं। कैसे कि बैक्टीरिया में ट्रांसपोज़ोन्स पाए जाते हैं जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। तो कॉन्जुगेशन के द्वारा, संयुग्मन के द्वारा, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ये जब ट्रांसपोज़ोन्स, प्लाज्मिड्स ट्रांसफ़र होते हैं,
तो उनके साथ ये प्रतिजैविक प्रतिरोधकता का जीन भी ट्रांसफ़र होता है। तो बैक्टीरिया में एक से अधिक एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता आ जाती है और बैक्टीरिया का एवोल्यूशन होता है। एज क्लोनिंग व्हीकल, यानी कि इनको डीएनए के गुणन के लिए, एक ही प्रकार के डीएनए की कई प्रतियां बनाने के लिए, क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जीन की अभिव्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोज़ोन को। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन की संरचना, उसकी अभिव्यक्ति को समझने के लिए भी इन ट्रांसपोज़ोन का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक में ट्रांसपोज़ोन के बारे में पढ़ा, जो कि एक अलग प्रकार के डीएनए है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, एक डीएनए से दूसरे डीएनए में या उसी डीएनए में। तो इसलिए इनको स्थलांतरणशील तत्व भी कहते हैं।